स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट की हुई थी हमारी +1 की फर्स्ट यूनिट जिसका नाम था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और क्या किया था हमने, क्या कर लिया था, उसके अंदर हमने मैटर कर लिया था और उसकी क्लासिफिकेशन कर ली थी। तो आज हम उससे आगे करेंगे कि हमें पता था, देखो मैटर की दो क्लासिफिकेशन होती है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। तो आज हम उससे आगे करेंगे, आज हम करेंगे मैटर और देयर फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट। तो आप हेडिंग डालिए फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैटर एंड देयर मेजरमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। ठीक है, तो ये क्या होती हैं? तो सबसे पहले तो हमें यही समझना है क्या होती हैं। किसी भी मैटर को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी मैटर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे एक तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे वो मैटर हमें बाहर से कैसा दिखता है, फॉर एग्जाम्पल उसका कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गया, और भी है इसकी फिजिकल क्वांटिटी। और केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी फिजिकल चेंज शो कर देती है मैटर का, कि वो मैटर है कैसा। ठीक है, तो हम आज इनके बारे में पढ़ेंगे। चलो हम लिख लेते हैं। तो ऑल द मैटर कैन बी आइडेंटिफाई, all the matter can be identified on the basis of their physical and chemical properties। तो हमारे पास मेन फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? मेन फिजिकल प्रॉपर्टी, मैं लिख देता हूं इधर। जैसे हमारे पास हो गया कलर, हो गया मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये कुछ मेन थी, और भी होती हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, ये थी फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी किसी उस मैटर के केमिकल चेंज के बारे में ही पता करती हैं कि वो मैटर कैसा है। तो हम बाद में डील करेंगे उन्हें, जब हम केमिकल चेंजेस के बारे में उसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास। अब हमारे पास आता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं, पहले एक बार केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम ये लिख सकते हैं, द केमिकल प्रॉपर्टी आर लिंक्ड विद द केमिकल रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज। द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैटर लिंक्ड विद द केमिकल चेंज, है ना। केमिकल चेंज पर ही डिपेंड करेंगे वो। ये हो गया। हम अब हमारे पास आता है यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। किसी भी मैटर की फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यानी कि दो चीजों की जरूरत होगी। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और एक उसकी यूनिट। चलो मैं अच्छे से समझाता हूं। यहां पर कॉपी कर लिया, मैं क्लियर कर रहा हूं। देखो भाई, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट में क्या होगा कि हमारे पास देखो किसी भी मैटर की फिजिकल क्वांटिटीज को हम किसके अंदर शो करते हैं,
यानी कि किसके अंदर एक्सप्रेस करते हैं दो, मतलब एक हमारे पास ये होता है न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई इट्स यूनिट, ठीक है, इट्स यूनिट विच इज इट्स एक्सप्रेस, ये होता है। तो मान लिया मैं एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है, इट्स यूनिट विच इज इट एक्सप्रेस, जिसके अंदर इसको एक्सप्रेस किया गया है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी एक टेबल है, ये है, इसकी लेंथ है मेरे पास 2 मीटर, ये हो गया। अब 2 क्या है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर इसकी यूनिट है भाई ये, ठीक है, इस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है ये मीटर। अब अगर मैं इस यूनिट को हटा दूं तो हमें ये कंप्लीट वैल्यू नहीं दे पाएगी। यूनिट के बिना कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देती है। तो यहां पर हमें मीटर लगाना पड़ेगा। तो अब हमें पता चल गया कि ये लेंथ की वैल्यू है, ठीक है, ये किस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू है, लेंथ की। तो ये हमें पता चल गया। तो ऐसे एक्सप्रेस की जाती है। तो ओके, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास साइंटिस्ट आए थे पहले के टाइम में। तो जब हमारे पास मेजर किसी भी मैटर की फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए सिस्टम्स बनाए गए थे अलग अलग देश के अंदर। फॉर एग्जांपल उनमें से ही है जैसे इंग्लिश सिस्टम हो गया, ठीक है, इंग्लिश सिस्टम हो गया और मैट्रिक सिस्टम हो गया, मैट्रिक सिस्टम हो गया। तो ये बनाए गए थे। लेकिन साइंटिस्ट ये कंफ्यूज हो गए थे कि अलग अलग देश के अंदर अलग अलग सिस्टम बनाए गए थे और उनकी वैल्यू भी डिफरेंट आ रही थी फिजिकल क्वांटिटीज की। तो क्योंकि सिस्टम अलग थे ना, इसलिए वो डिफरेंट वैल्यू आ रही थी। तो क्या किया कि साइंटिस्ट ने क्या सोचा, ठीक है, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने ये सोचा कि कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही सिस्टम लागू किया जाए जिससे सबकी वैल्यू भी सेम आ जाएगी। तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसका नाम था इंटरनेशनल सिस्टम। क्या नाम था? इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम जिसे हम एसआई सिस्टम भी बोला जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एसआई सिस्टम। अब हमारे पास इस एसआई सिस्टम की 7 बेसिक यूनिट होती हैं जिन्हें हम फंडामेंटल यूनिट भी बोला जाता है। वो किसी से ड्राइव कर मतलब ड्राइव करके नहीं बनाएगी, वो फंडामेंटल है, बेसिक है, वो हमें याद ही करनी होती है। तो वो हम टेबल की हेल्प से पढ़ेंगे। तो चलो देख लेते हैं उन्हें हम। आप सबसे पहले हेडिंग डालिए। क्या हेडिंग डालिए? फंडामेंटल यूनिट्स, या फिर क्या डाल सकते हैं? बेसिक्स यूनिट्स, ठीक है, बेसिक यूनिट। क्योंकि ये यूनिट किसी की ड्राइव यानी हमें ड्राइव नहीं की गई, किसी की हेल्प, किसी अदर यूनिट की हेल्प से नहीं बनाई गई। ये फंडामेंटल है, बिल्कुल बेसिक है। जैसे सबसे पहले मैं लिख देता हूं वो यूनिट कौन कौन सी है, मैं लिख देता हूं कौन कौन सी यूनिट हमें। तो मैं लिख देता हूं, सबसे पहले हमारे पास आ गई फिजिकल क्वांटिटी। आप भी ये लिखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है। सबसे पहले मैं लिख देता हूं 7 टाइप के होते हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास आता है लेंथ, नेक्स्ट हमारे पास आता है मास, फिर आता है हमारे पास टाइम, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या आता है हमारे पास? लुमिनस इंटेंसिटी या फिर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। आगे हम क्या लिखे? इलेक्ट्रिक करंट लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। ये भी तो एक क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इलेक्ट्रिक करंट। आगे थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। 6 कौन सी है? अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। और 7 कौन सी हमारे पास? लुमिनस इंटेंसिटी। ये है भाई हमारे पास। चलिए यहां पर लगा देता हूं मैं लाइन को। ये अब इनके सिंबल को क्या है, किन से डिनोटेट करते हैं? देखो लेंथ को हम ऐसे डिनोटेट करते हैं, बिल्कुल इजी है। मास को हम स्मॉल m से, टाइम को स्मॉल t से, इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोटेट करते हैं, ठीक है।
इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोटेड किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को कैपिटल टी से, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन से, लुमिनस इंटेंसिटी को किससे डिनोट किया जाता है भाई, लुमिनस इंटेंसिटी को आई वी से, ऐसे। अब क्या है, ये यहां पर अब इनकी ऐसा यूनिट, अब इनकी ऐसा यूनिट लिखेंगे और फिर हम उनके सिंबल लिखेंगे जैसे हमने इनके सिंबल लिखे थे। अब लेंथ को हम मीटर के अंदर डिनोट करते हैं, तो ये मीटर, मास को हम किलोग्राम के अंदर, तो किलोग्राम, है ना, टाइम को सेकंड के अंदर, तो सेकंड, और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर के अंदर, तो एम्पियर, और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को केल्विन के अंदर, तो केल्विन लिख दिया। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन से और मोल लिख दिया, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट बाद में आएगा, वो हम बिल्कुल डीपली पढ़ने वाले हैं। और लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से, किसे, कैंडेला से डिनोट करते हैं। इनके सिंबल क्या है, मीटर को एम से, इसको केजी से, है ना, सेकंड को एस ई सी, है ना, सेकंड, एम्पियर को ए से, और केल्विन को के से, और एम को, मोल को, मोल ऐसे लिख सकते हैं हम, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैंडेला को सी डी से, ये हो गया। इसको एम से डिनोट कर सकते हैं हम। तो ये थे हमारे पास 7 बेसिक्स यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, और यूनिट होती है हमारे पास, उनको हम ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं। वो आप देखेंगे कि हम इनकी हेल्प से उनको हम ड्राइव करने वाले हैं। मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे देता हूं ड्राइव यूनिट के, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये टॉपिक फिजिक्स के अंदर भी आता है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं ड्राइव्ड यूनिट के, तो हेडिंग डाल रहा हूं मैं, सम ड्राइव्ड यूनिट, है ना, जो किसी और यूनिट के हेल्प से ड्राइव करके बनाई गई है। फॉर एग्जांपल एरिया, देखो एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये हो गया। अब लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं, और ब्रेथ भी तो एक टाइप की लेंथ ही होती है, इसको भी एल से डिनोट करते हैं, तो हो गया एल स्क्वायर। या फिर इसकी यूनिट लगा लो, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, अभी हमने की थी, इसकी भी मीटर, तो एम स्क्वायर, तो इसकी क्या होगी यूनिट, एरिया की ऐसे यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। देखो ड्राइव करके किया है हमने ड्राइव। और भी एग्जांपल लेते हैं हम, डेंसिटी का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, वॉल्यूम मीटर क्यूब, है ना। वो हम बाद में डीपली इसको पढ़ेंगे वॉल्यूम को, ठीक है, बाद में डिटेल के अंदर। अभी देखो यहाँ पर क्या हो गया, इसको सोल्व करने के बाद यहाँ पर ये इनवर्स हो गया, ओके, किलोग्राम मीटर इनवर्स, ये आ गया है ना, इनवर्स क्यूब। अब आगे क्या हो गया, मान लो एक और एग्जांपल लिया मैंने, वेलोसिटी का, वेलोसिटी का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, वेलोसिटी का एग्जांपल ले लिया मैंने। तो इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर बाय सेकंड, और यहां पर क्या हो गया, इसे सोल्व करने के बाद सेकंड इनवर्स हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये हमें, ये यूनिट ड्राइव करके मिलती है हमें, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास, ओके। ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल दिए हैं कुछ। अब हमारे पास कुछ छोटी छोटी और यूनिट होती हैं, जैसे आपको पता भी होगा एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस, आपने फिजिक्स में भी की होंगी ये, है ना। तो हम एक बार वो देख लेते हैं, वो यूनिट कैसे होती हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास देखो क्या होता है, हमारे पास ये होता है एमएलटी, ये आपको याद करना पड़ता है एमएलटी। ये इन्हें हम फिजिक्स के अंदर डायमेंशनल फॉर्मूले भी बोला जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फिजिक्स का, तो डायमेंशनल फॉर्मूला बोला जाता है इन्हें हम। तो आपको ये याद रखना है, देखो एम से क्या हो गया मास, एल से क्या हो गया लेंथ, और टी से क्या हो गया टाइम, ये होता है भाई। अब क्या हो गया, मान लो मैंने एमकेएस किया, एमकेएस सिस्टम किया मैंने, तो ये बस यही बताता है मास को किससे डिनोट, मास को मतलब कुछ ऐसा ही होता है, जैसे लेंथ को किससे डिनोट किया मैंने, लेंथ को मीटर के अंदर, है ना, मीटर के अंदर, और इसको मास को किसके अंदर किया मैंने, किलोग्राम के अंदर, किलोग्राम के अंदर, और एस यानी टाइम
यानी सेकंड के अंदर। वैसे ही सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस के अंदर क्या हो गया, ये हो गया, यहाँ पे मीटर था तो इसके अंदर सेंटीमीटर हो जाएगा, बस कुछ नहीं होता है ना, सेंटीमीटर बस। और यहाँ पर किलोग्राम था तो यहाँ पर ग्राम हो जाएगा। और यहाँ पर टाइम तो सेकंड के अंदर ही रहता है। तो बस आपको ये याद करने की जरूरत होती है। और एक और होता है हमारे पास एफपीएस, अगर आपको याद हो, एफपीएस होता है फुट पॉइंट सेकंड। वो पहले के जमाने में यूज करते थे इसे, लेकिन अब ये इतना यूज के अंदर नहीं आता है। तो ये भी हमारे पास कुछ यूनिट होती है। मैं इसे क्लियर कर देता हूं। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, मास और वेट के अंदर क्या डिफरेंस होता है भाई, मास और डिफरेंस के अंदर, मास और वेट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, बताओ। मास क्या होता है और वेट क्या होता है। मास और वेट क्या होता है। देखो, किसी भी मैटर के अंदर, उसके अंदर जितने पार्टिकल है ना, उनका वेट वो हमेशा मास कहलाता है। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास कोई एक मैटर है और ये पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ये तो हमें पता है, ये इस यूनिवर्स में कोई भी चीज किससे मिलकर बनी होती है, पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो इस मैटर के अंदर इन पार्टिकल का जितना भी मास है वही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, क्या कहलाता है, मास, ठीक है। मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर। देखो भाई, मास और वेट के अंदर डिफरेंस पता चल गया। इसके अंदर कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन ए मैटर, किसी भी मैटर के अंदर, किसी भी मैटर के अंदर कितने पार्टिकल प्रेजेंट है वो उसका मास होता है। और वेट मास तो है ही है, वेट के अंदर क्या हो जाएगा, मास तो है ही है, मतलब हम कंपल्सरी लेके चलेंगे, मास तो है ही, साथ में ग्रेविटी भी ऐड हो जाएगी, ठीक है, ग्रेविटी भी ऐड हो जाती है वेट के अंदर। तो इसी वजह से मास सेम रहता है, मास की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, किसी भी सब्सटेंस के मास की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, लेकिन वेट चेंज हो जाता है, जगह पोजीशन बदलने पर वेट चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कई मान लो इक्वेटोरियल पर गए, पृथ्वी के है ना, अर्थ के इक्वेटोरियल या फिर पोल पर आए, तो वेट चेंज हो जाएगा लेकिन मास सेम रहेगा, क्योंकि मास तो क्या होता है, अमाउंट ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन ए मैटर आर कॉल्ड मास। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ ए मैटर प्रेजेंट इन इट। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं इधर, मास की डेफिनेशन क्या है, मास इज डिफाइंड एज द, मास इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ पार्टिकल present in a matter called मास, ठीक है। तो मास पोजीशन के साथ चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास वेट की क्या होगी, द मास ऑफ सब्सटेंस इज कांस्टेंट वेयर एज, देखो भाई, अब वेट की क्या हो गई, वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। देखो, मास तो है ही है, मतलब मास को तो आप कंपल्सरी लेके चलो वेट के अंदर, और साथ में एक ग्रेविटी का फोर्स भी ऐड हो जाता है, तो उसको मिलाकर हमें वेट मिलता है, ठीक है। तो साथ में जो वेट के अंदर क्या होगा भाई, वेट के अंदर ग्रेविटी, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो भी ऐड हो जाता है किसके अंदर, मास के अंदर। तो इसीलिए कहीं पर ग्रेविटी कम है, कहीं पर ग्रेविटी ज्यादा है, इसलिए वेट चेंज पोजीशन, मतलब पोजीशन के साथ वेट चेंज होता रहता है, लेकिन मास चेंज नहीं होता है। ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन मास एंड वेट। नेक्स्ट हम करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है भाई, चलो करते हैं वॉल्यूम। किसी भी सब्सटेंस के द्वारा, ध्यान से समझना, किसी भी सब्सटेंस के द्वारा कितना स्पेस ऑक्यूपाइड किया गया है,
वो उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन बन गई, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस occupied by any substance are called वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की यूनिट कितने होती है, वॉल्यूम की मैंने कहा था वॉल्यूम की यूनिट होती है ये, हमने पीछे भी किया था यूनिट। लेकिन हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं, हम समान छोटी छोटी चीजों को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो हम सेंटीमीटर के लिए लेते हैं, ठीक है, या फिर उसके अंदर डेसीमीटर के अंदर भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये ले लेते हैं, ये इसकी यूनिट हो गई है ना, ये इसकी ऐसा यूनिट हो गई भाई वॉल्यूम की। नेक्स्ट हम करते हैं डेंसिटी क्या होता है, ये हम छोटी छोटी टॉपिक्स कर रहे हैं छोटे छोटे। नेक्स्ट हम कर रहे हैं डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी भी ध्यान से समझना। डेंसिटी देखो ध्यान से समझना, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। मान लिया हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है हमारे पास, कोई भी सब्सटेंस है, मान लिया ये कोई भी सब्सटेंस है, इसके पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास प्रेजेंट है, वो उसकी डेंसिटी होगी। ठीक है, वो उसकी डेंसिटी होगी, इसलिए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, इसलिए तो मास बाय वॉल्यूम बना है ये। तो इस यूनिट क्या हो गई, यहाँ पर किलोग्राम, बाय में वॉल्यूम, हमें सेंटीमीटर क्यूब ले लो या फिर मीटर क्यूब ले लो, कुछ भी ले लो, यहाँ पर किलोग्राम मीटर क्यूब बन जाएगा या फिर किलोग्राम सेंटीमीटर ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास डेंसिटी। तो डेंसिटी समझ में आई, क्या हो गया, किसी भी सब्सटेंस के पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, डेंसिटी बोला जाता है उसे हम। नेक्स्ट हम करेंगे टेम्परेचर भी करेंगे हम, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये भी। टेम्परेचर छोटी छोटी टर्म डिस्कस करें हम यहाँ पर। टेम्परेचर क्या होता है, देखो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ये तो आपको पता ही टेम्परेचर क्या होता है ना। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 स्केल बनाए गए हैं, एक तो डिग्री सेल्सियस और एक डिग्री फ़ारेनहाइट और एक केल्विन, ये बनाए गए हैं। और इनके इंटर कन्वर्जन भी कर सकते हैं हम इनको, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में या फिर फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में हमारे पास फॉर्मूले हैं। ठीक है, जैसे देखो अगर हम डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस प्लस 32 ये फॉर्मूला है। अगर हमें डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करना है तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो अगर डिग्री सेल्सियस से अगर केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन के अंदर, तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ये हो जाएगा। यहां पर देखो भाई ये 273 तो ऐसे ही है, लेकिन है ना ये रियल में 273 नहीं होता, ये 273.15 होता है। हम ऐसे ही 273 लिख देते हैं, ये हो गया। तो ये हमारे पास फॉर्मूले थे। अगर आपको इसका उल्टा करना फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में, तो बस आप क्या करें, यहाँ पर फ़ारेनहाइट लिख दे और यहाँ पर -32 आ जाएगा, कुछ भी नहीं होगा इसमें। अगर हमें फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस की जगह पर फ़ारेनहाइट लिखकर -32 कर देंगे तो हमें
आंसर हमारा मिल जाएगा। अब चलो मैं तीनों के अंदर बता देता हूं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस के अंदर होता है 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और फारेनहाइट के अंदर होता है डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, 212 डिग्री फारेनहाइट होता है फारेनहाइट के अंदर, और 373 केल्विन होता है। ये भाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है तीनों में, है ना। देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल करता है, और 212 डिग्री फारेनहाइट पर, और 373, ये हो गया। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये था बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट था ये ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर देखो, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर देखो, एक तो डिग्री सेल्सियस के अंदर कितना आएगा 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। डिग्री सेल्सियस के अंदर कितना आएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस, और 32 डिग्री फारेनहाइट के अंदर, है ना, डिग्री फारेनहाइट के अंदर, और केल्विन के अंदर कितना आ जाएगा भाई, केल्विन के अंदर कितना आ जाएगा हमारे पास 273 केल्विन, 273 केल्विन। ये तो थे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और ये थे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो हम नेक्स्ट वीडियो, हम आज यहीं पर खत्म करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सिग्निफिकेंट स्टार्ट करेंगे। हम आज के लिए इतना ही करते हैं। तो अगर किसी ने जो मैटर और उसकी क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा है, यानी इससे पहले वाला वीडियो, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक यू।